मेंस मेंस से शुरुआत कैसे करें? प्रीलिम तो सागर की तरह पढ़ लिया है और कई बार पढ़ चुके हैं समंदर की तरह, लेकिन जब बात मेंस तक आती है तो हाथ पैर काम करना बंद हो जाते, लिखना सॉरी, हाथ नहीं पैर नहीं, हाथ काम करना बंद हो जाते, नहीं लिख पाते, चाहे वो समंदर की तरह पढ़ा हो या फिर सागर की तरह। लेकिन बात यदि वन लाइनर पे भी आती है, वन लाइनर क्वेश्चन की भी फिर भी नहीं लिख सकते, चिल्लू भर भी नहीं लिख सकते। सागर की तरह तो छोड़ो, चिल्लू भर भी नहीं लिख सकते। चिल्लू भर का अर्थ आप अच्छी तरीके से समझ गए, चिल्लू भर भी नहीं लिख सकते। तो शुरुआत जो करो मेन से, चाहे धीरे से करो, वन लाइनर से करो, लेकिन शुरुआत मेन से ही होना चाहिए। जब तुम मेन से की शुरुआत करोगे तो तुम प्रीलिम तुम्हारे क्लियर हो जाएगी। या तो फिर प्रीलिम कितनी बार भी पढ़ो, कितना भी रिवाइज करो, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। लेकिन मेन से की शुरुआत करोगे, मेन से शुरुआत करोगे तो तुम्हारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। आपने देखा है प्रीलिम्स कितनी बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, रिवाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहते हैं। लेकिन शुरुआत यदि तुम वन लाइनर से करोगे, कैसे धीरे से शुरुआत करो, जरूरत नहीं है कि तुम विस्तृत क्वेश्चन पे ही तुम शुरुआत करो, ऐसा नहीं है। वन लाइनर से शुरुआत करो, शब्दों से शुरुआत करो, जैसे मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, टोटम स्पीकर, ऐसे शब्दों से कैसे लिखेंगे इनको। जरूरी नहीं है कि तुम लॉन्ग आंसर पे जाओ, ये जो तुम लिखोगे ना, इनको वन लाइनर है, ये माना कि वन लाइनर है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो तुम्हारी प्रीलिम्स क्लियर करने में इनकी भूमिका अहम है। दूसरी बात, ये जो तुम लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर लिखोगे तो उसमें जो कंटेंट होंगे, तो ये कंटेंट कहां से मिलेंगे, इसी से तो कंटेंट मिलेंगे। वन लाइनर से ही कंटेंट या फिर निष्कर्ष मिलेंगे, या फिर मुख्य भाग में लिखोगे। वन लाइनर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे मुख्य बात है कि वन लाइनर से नंबर तुम्हारे जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न आते हैं वन लाइनर में, तुम्हारे नंबर कटने की संभावना बहुत कम रह जाती, क्योंकि ये 1 से 2 लाइन में जवाब देना रहता है। लेकिन साफ सुथरा यदि जवाब या स्पष्ट लिखा है सही शब्दों में, तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। और तीसरी बात, तुम्हारे मेंस में कंटेंट या फिर कंक्लूजन में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। तो मानसून हुआ, टोटम स्पीकर हुआ, आर्टिकल, अनुच्छेद 40, ऐसे धीरे थे। या फिर सबसे इजी प्रश्न, भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया, लिखने की कोशिश करो। इजी है, आपने पढ़ा है इसको, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा। यदि पीसीएस या यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो आपने बिल्कुल पढ़ा है इसको। इसके जो 5 भाग, 5 भाग भी पढ़े हैं, जैसे दक्षिण प्रायद्वीप पठार, उत्तर का विशाल मैदान, ये सब आपने 5 भाग पढ़े हैं। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी तट और पर्वतीय प्रदेश, सभी पढ़ा है। लेकिन ये जो पढ़ा है, ये दक्षिण प्रायद्वीप पठार, उत्तर का विशाल मैदान, ये वास्तव में क्या आप लिखते हो, इसको लिखते आता है आपको, किसी को मौखिक तौर से याद है? मौखिक तौर से तो आपको कंप्लीट याद नहीं है यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आपने एक बार थोड़ी पढ़ा है, इसको कई बार पढ़ा है और इसको ऊपर ही ऊपर तैर कर निकल जाते हो। लेकिन ये जब लिखोगे तो ऊपर नहीं तैरोगे, तुम बिल्कुल गहरा में जाने की कोशिश करोगे। जैसे उत्तर का विशाल मैदान, कहाँ है उत्तर का विशाल मैदान, कैसे लिखोगे? तो उत्तर का विशाल मैदान कैसे लिखोगे इसको, यदि वन लाइनर है तो उत्तर का विशाल मैदान। तो इसको लिखने की कोशिश करो, जैसे कि उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्या है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई लिख दो, 2500 किलोमीटर लंबा और 450 किलोमीटर
चौड़ा, 400 450 किलोमीटर चौड़ा। यह भारत की, यह भारत का, यह भारत की अन्य पेटी भी, ये लिखोगे। तो सबसे पहले देखो, लिखना सीखो, चाहे वन लाइनर लिखो, लेकिन ये तुम्हें जब आया ना लघु उत्तरीय प्रश्न में कि तुम्हें बिल्कुल कंटेंट दोगे इसका, या फिर निष्कर्ष या फिर मुख्य भाग में लिखोगे। इसी को यदि तुम, ये तुम्हारे जो भारत के प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इनका वर्णन कीजिए। उदाहरण के तौर पर यदि लघु उत्तरीय प्रश्न आया तो क्या दोगे? कंटेंट। कंटेंट तो ये दोगे ना, उत्तर का विशाल मैदान में क्या दोगे? यही दोगे। तो सबसे पहले धीरे से लिखो। लेकिन ये मानसून, मानसून क्या है? अरे समुद्र से चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। कब होती है? ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल में समुद्र से चलने वाले हवाओं को मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? ग्रीष्म काल में भारत में केरल तट से प्रवेश होने वाले मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्या है इनका प्रभाव? क्या है प्रभाव? क्या है भारत में? एक तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लिखो, धीरे से लिखो, लेकिन शुरुआत लिखने से होना चाहिए। सभी क्लियर होंगे, तुम्हारे मेंस भी क्लियर हो जाएगी। अन्यथा तुम प्रीलिम के चक्कर में रहना, पढ़ते रहो। पढ़ने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पढ़ते रहो। न तो प्रीलिम से होने की गारंटी है, मेंस की तो तुम दूर दूर तक सोचना बंद कर देना यदि पढ़ते हो तो। और यदि लिखने की शुरुआत करोगे ना तो तुम चाहे एक कदम इसके करीब आओ, लेकिन तुम्हारी पहले कदम की शुरुआत हो जाएगी मेंस की, और प्रीलिम होने की संभावना 99% हो जाएगी। तो लिखने की शुरुआत करना चाहिए। जैसे और क्या, 73 संशोधन, अभी आपको मालूम है, शब्दों की बात कर रहा हूं। ये कौन सा संशोधन है? 73वां। क्या था ये? पंचायती राज से संबंधित था। कौन सा अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची। तो जैसे जैसे इसकी जगह 73 तो 11वीं अनुसूची आ जाती। लिखना तो वही है ना। इसमें तो आज प्रीलिम भी क्लियर हो रही है, प्लस वन लाइनर क्वेश्चन भी क्लियर हो। और फिर दूसरी बात, यही तुम्हारा यदि मेंस वन लाइनर के बजाय लघु उत्तरीय या फिर शॉर्ट आंसर में आया तो काम देगा ना। कैसे दे काम देगा कि 11वीं और 12वीं अनुसूची को, 11वीं और 12वीं अनुसूची की विशेषताएं बताए, वर्तमान में उनकी स्थिति। तो क्या लिखोगे? ये वन लाइनर ही लिखा तो वही लिखोगे ना। क्या लिखोगे? 12वीं अनुसूची यदि 74 74वां संशोधन आया वन लाइनर में तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे तुम। कौन सा संशोधन था? 74वां। कौन सी अनुसूची थी? 12वीं अनुसूची थी। 12वीं अनुसूची थी। इस सूची में क्या था? नगर निकाय से संबंधित था, है? नगर पालिका के चुनाव संबंधित या नगर निगम से। तो ये लिखोगे। वो हो सकता है वो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में भी पूछ ले, या फिर अनुसूचियां पूछ ले। तो लिखने की शुरुआत करो धीरे धीरे, तुम्हारी प्रीलिम से खुद में खुद हो जाएगी। उसकी तुम चिंता करना छोड़ दो, इससे शुरुआत करो, लिखने से। धीरे धीरे चलो, लेकिन अच्छे से चलो। ये जैसे प्रोटेम स्पीकर, ये सदन का वही और अध्यक्ष सदस्य होता है, और पहली अध्यक्षताएं होती है प्रोटेम स्पीकर। नवनिर्वाचित लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में होती है। ये सदन का वही और अध्यक्ष सदस्य होता है। यही लिखोगे। सबसे पहले लिखना सीखो। तुम लिखना सीख गए, चाहे कम लिखो, ऐसा नहीं है रात रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रात रात भर लिखने से होता है। पूरी रात लिखो तुम, यदि इतनी कुव्वत है तो लिखो। रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 12-14 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने के साथ लिखना जरूरी है। कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे लिखते हो, वो महत्व रखता है। यदि आपने 4 घंटे पढ़ा है और 2 घंटे लिखा है तो ये दोनों मिलाकर कंप्लीट होंगे, न कि पढ़ने से। ये तुम इस पे वर्क करोगे ना, वो महत्व रखेगा। तो सीधी सी बात है,
जरूरत नहीं है कि कई घंटे पढ़ो, लेकिन कई घंटे लिखोगे वो मत हुआ है। और आपको मालूम है यूपीएससी पीसीएस सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम मेंस से होती है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। यदि मेंस से क्लियर हो गए तो ये समझो कि सब क्लियर हो गया, नंबर अच्छे आ गए तो ऐसा। प्रीलिम्स में तुम कितने भी नंबर ले आओ, प्रीलिम्स उन्हीं लोगों की होती है जो कि मेंस लिखते हैं, न कि प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। देखते हो 2 या 3 4 4 बार बैठ जाते हैं मेंस से लिखने की, तो क्या वो प्रीलिम की तैयारी थोड़ी करते हैं, वो मेंस की तैयारी करते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं प्रीलिम के सिलेबस को उठा के बैठ जाते हैं, रात रात भर कई घंटों समंदर की तरफ पढ़ते हैं।